अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर ही की एक और थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल अप्रोच और हिग्सन अप्रोच। ये तीन इसके नाम हैं। इसको या तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से पहचाना जाता है या ऑर्डिनल अप्रोच के ज़रिए से या हिग्सन अप्रोच। अच्छा, इफ़ यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर तो उसको हमने कार्डिनल अप्रोच कहा था। कार्डिनल अप्रोच ये है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। इस अप्रोच को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ये है कि आप अपनी चॉइसेस को रैंक कर सकते हैं कि भाई मुझे ये पेयर ज़्यादा पसंद है, ये पेयर कम पसंद है। वहाँ हम लोगों ने जब किया था कार्डिनल अप्रोच तो उसमें हमने मल्टी कमोडिटी वर्ल्ड में जहाँ हमारे पास एप्पल और कोक था या पेप्सी और बर्गर था, तो उसमें हमारे पास हमने देखा था कि नंबर्स में हम उनकी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ हम ये बताएंगे कि ये जो दो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें हम कुछ कम या ज़्यादा करके अपनी सेटिस्फेक्शन को उसी लेवल पे रख सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी इंडिफरेंस कर्व जो है इंडिकेट करती है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को, दो चीज़ों की। जैसे अगर यहाँ मैं जिक्र करूँ, मैं कहूँ कि मैं पेप्सी और बर्गर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे दो पेप्सी और एक बर्गर जितनी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं उतनी ही सेटिस्फेक्शन मुझे दो बर्गर और एक पेप्सी दे सकते हैं। अब देखें, ये दो दो पेयर्स हैं। एक पेयर में दो पेप्सी और एक बर्गर है, दूसरे पेयर में दो बर्गर और एक पेप्सी है। अब ये जो दोनों पेयर्स हैं ये मुझे इक्वली अट्रैक्टिव हैं, ये मुझे एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व असल में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, जो दो चीज़ों की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में बताता है कि उनकी सेटिस्फेक्शन इक्वली हमारे लिए होती है। वो दोनों पेयर्स जो हैं, ये जो मैंने अभी दो पेयर्स का जिक्र किया, लेट्स सपोज अगर हम दो पेप्सी और एक बर्गर को पेयर ए कहते हैं और दो बर्गर और एक पेप्सी को पेयर बी कहते हैं, तो ये दोनों पेयर्स, पेयर ए और बी, मुझे दोनों इक्वली अट्रैक्टिव हैं, दोनों मुझे एक जैसी खुशी देते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी वो पेयर ए और पेयर बी जो है वो दो कॉम्बिनेशन है और उसका पेयर ए और बी में दो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पेप्सी और बर्गर का, और वो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। By the definition, an indifference curve, all the various combination of two goods that give an equal amount of satisfaction. अच्छा, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? अब देखिए, कर्व जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स से मिलके बनता है। अब ये वो पॉइंट्स हैं। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? जैसे मैंने अभी आपको पेयर ए बताया, पेयर बी बताया, इसी तरह पेयर सी, पेयर डी भी हो सकता है। जब हम इन सारे पेयर्स को जो कि हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बनता है, ठीक है। यानी वो जो पेयर्स हैं वो हम कहेंगे ग्राफ पेपर पे जब हम लिखेंगे कि इतना एक्स लिया हमने, इतना वाई लिया और हमने उसको कनेक्ट किया तो एक पॉइंट आएगा ना हमारे पास कि दो बर्गर और एक पेप्सी से एक पॉइंट आएगा। दूसरा जो है एक बर्गर और दो पेप्सी से दूसरा पॉइंट आएगा। जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो ये इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर सिंपली रैंक्स हिज प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस किसे कहते हैं कि कोई कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ मुझे कम पसंद है। एक्चुअली जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आप किस तरह अपनी चॉइसेस को रैंक कर सकते हैं। रैंक करना आई थिंक आपको आइडिया होगा। हम कहते हैं ये रैंक्स हैं, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो इसी तरह हमारी चॉइसेस में भी हम रैंक करते हैं। ये मुझे ज़्यादा पसंद है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। तो ये जो जहां हम अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर देते हैं, ठीक है,
उसको हम इंडिफरेंस अप्रोच कहते हैं। एजम्पशन, हर थ्योरी के साथ एजम्पशन आपने देखा इट्स कंपल्सरी। तो आपका बिहेवियर जो है वो रैशनल होना चाहिए, आपका कंज्यूमर जो है वो हकीकत पसंदाना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप किसी पागल की बात कर रहे हैं तो ना तो उसको अपनी प्रेफरेंस का पता है, ना वो उसको रैंक कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो कि रैशनल हो, हकीकत पसंद हो, उसको हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि सिर्फ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल एंड कैन नॉट बी मेजर। हमने यहाँ ये एज्यूम किया है कि यूटिलिटी नंबर में मेजर नहीं की जा सकती। वहाँ हमने कार्डिनल अप्रोच में मेजर किया था, एज्यूम किया था कि कार्डिनल नंबर में मेजर की जा सकती है, यानी सेटिस्फेक्शन 10, 20, 30 इस तरह में हो सकती है। यहाँ हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है, अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड में समझाऊं, देखें सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन क्या है। सब्सटीट्यूशन हम किसे कहते हैं, एक चीज को छोड़ के जब हम दूसरी चीज लेते हैं। जैसे मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया पेयर ए और पेयर बी। एक में पेयर ए में 2 पेप्सी थे और 1 बर्गर था, ठीक है। पेयर बी में 2 बर्गर थे और 1 पेप्सी था, यानी हमने 1 पेप्सी को ड्रॉप किया और 1 बर्गर में इजाफा किया, ये सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। मार्जिनल रेट किसे कहते हैं, जब शुरू में हमारे पास कोई चीज नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे कहूं शुरू में मेरे पास 5 पेप्सी थे और 1 बर्गर था, तो अब बर्गर एक लेने की ख्वाहिश जो होगी वो शदीद होगी, और जितनी वो शदीद होगी उतनी ही ज्यादा मैं पेप्सी को छोड़ के बर्गर की तरफ आऊंगी। लेकिन जब मेरे पास बर्गर ज्यादा होने लगेंगे तो फिर मैं पेप्सी को कम छोड़ूंगी बर्गर लेने के लिए। इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी जब भी एक चीज की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होती जाएगी उसकी ख्वाहिश में कमी आती जाएगी। अ कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस, यानी अगर कंज्यूमर ने एक दफा अपने लिए एक चॉइस पसंद की है कि भाई मुझे बर्गर, इतने बर्गर और इतने पेप्सी पसंद है, तो जब अगली दफा उसको उसी सिचुएशन में डाला जाएगा तो वो वही उसकी चॉइस होगी। ये नहीं कि एक दफा वो कुछ और चूज करे और दूसरी दफा वो कुछ और चूज करे। अ गुड कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर सब्सटीट्यूटेबल। कंस्ट्रक्शन, अच्छा क्या है, आप जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके पास सब्सटीट्यूटेबल हो, यानी एक चीज को छोड़ के आप दूसरी चीज को ले सकें। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व की तरफ आते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बनता कैसे है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, अब वो भी आपको अभी समझ आ जाएगा। और हम इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं, अब यहाँ देखें, यहाँ हमने कॉम्बिनेशन लिया है राइस और वीट का, ठीक है। हमारे पास ए बी सी डी और ई कॉम्बिनेशन है। हम पहले ले रहे थे 20 kg राइस और 1 kg शुगर, अब 1 kg वीट गंदम ले रहे थे। अब हमारे पास, अब देखें राइस ज्यादा है और वीट कम है, तो वीट को लेने की ख्वाहिश शदीद होगी। हम 5 kg राइस छोड़ के और 1 kg वीट को इंक्रीज करेंगे, खरीदेंगे। हमने कितना छोड़ के, राइस को कितना छोड़ के और वीट को कितना इंक्रीज किया, हमने 5 kg छोड़ के 1 kg को इंक्रीज किया। तो हमारा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, 5:1, यानी हमने 1 kg गंदम खरीदने के लिए 5 kg चावलों को छोड़ दिया। ये क्या है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। फिर पेयर सी पे आए, क्योंकि अब हमारे पास 2 kg वीट है, तो अब उसकी ख्वाहिश में थोड़ी सी उतनी शिद्दत नहीं है जितनी पहले की हमारी जो ख्वाहिश थी वो शदीद थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अब 4 kg छोड़ के 1 kg वीट को इंक्रीज करेंगे। अब आप देखें जो जो हमारे पास वीट की तादाद बढ़ती जाएगी, हम कम राइस को छोड़ के वीट को खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास राइस की क्वांटिटी भी कम हो रही है। अब हम क्या करेंगे,
3 kg छोड़ के 1 kg वीट को लेंगे, और फिर जब पेयर ई पे हम आएंगे तो हम 2 kg छोड़ के 1 kg को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास जो ये ए बी सी डी और ई है, ये मिलके आपके पास इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करेंगे। आपकी ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये हमेशा नीचे की तरफ कम होगी। 5 to 1 है तो फिर 4 to 1 होगी, फिर 3 to 1 होगी, फिर 2 to 1 होगी। अच्छा, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों ये कम होगी। तो भाई ये ह्यूमन साइकी है कि जब हमारे पास एक चीज़ आना शुरू हो जाती है तो फिर उसकी वो जो उससे मिलने वाली जो खुशी है वो हम अवेल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी लेने की ख्वाहिश इतनी शदीद नहीं रहती। अच्छा, अब आप ये देखें, आपके पास 20 पे 1 है, तो अगर आप देखें तो आपके पास पहला जो पॉइंट ए है वो 20 पे 1 है, दूसरा 15 पे 2 है, तो आप नीचे से 2 वाली लाइन को ऊपर 15 के साथ कनेक्ट करेंगे, पेयर बी हो गया, फिर पेयर सी, फिर पेयर डी और फिर पेयर ई। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास इंडिफरेंस कर्व बन गया। इंडिफरेंस कर्व की कुछ क्वालिटीज हैं, आप देखें इंडिफरेंस कर्व जो है ये हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे की तरफ कम होता जाएगा। वजह उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। आपने देखा ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होती जा रही थी, पहले हमने 5 को छोड़ के 1 लिया, फिर 4 को छोड़ के 1 लिया, फिर 3 को छोड़ के 1 लिया, तो ये नीचे की तरफ आएगा। फिर आपके जितने कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपको ये बता रहे हैं कि ये सब के सब आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी इनसे मिलने वाली खुशी एक जैसी है, चाहे वो 20 केजी राइस और 1 केजी वीट हो, या चाहे वो 6 केजी राइस और 5 केजी वीट हो, ये दोनों हमें एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं, एक जैसी खुशी देते हैं। ठीक है, so indifference curve is a locus of point which yield equal level of satisfaction। ये क्या है, ये locus of points हैं। कौन से points? A, B, C, D और E, इन सारे points को मिलके जो हमें एक कर्व बना है उसको हम indifference curve कहते हैं। ठीक है, the consumer preference can be shown in the above diagram। Above all, the combination give equal level of satisfaction। At first, consumer give more of the rice to purchase the amount of wheat, and then slowly his desire for wheat diminishes and he will give less of rice to purchase wheat। यही सारी बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। Now, what is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution can be defined as the ratio of exchange between small unit of two commodity which are equally preferred by the consumer। ठीक है, यानी marginal rate of substitution क्या है? Marginal rate of substitution rate of exchange है, ratio of exchange है। जिस तरह वहां हमने कहा 5 to 1 है, 4 to 1 है, 3 to 1 है और 2 to 1 है। ये क्या है? ये रेशियो ऑफ एक्सचेंज है, हमने कितनी राइस को छोड़ के कितना वीट लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें, हम इसको मैथमेटिकली इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इस तरह कहते हैं कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब ये y क्या है? ये राइस है इस एग्जांपल में, और ये x क्या है? ये वीट है। ये जो ट्राइंगल है ये चेंज को शो करता है। अब जैसे आपने 5 kg को छोड़ के क्या लिया? 1 kg को इंक्रीज किया, तो आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 1। फिर आपने क्या किया? 4 को छोड़ के 1 को लिया, तो फिर आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 to 1 है, 4 डिवाइडेड बाय 1 है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने अभी आपको बताया कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो नीचे की तरफ कम होता जाता है। अच्छा, हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व जितना आगे की तरफ जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, यानी इस एक पॉइंट पे
ये जो एक इंडिफरेंस कर्व है इस पे तो तमाम का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, लेकिन अगर मैं एक और डिफरेंस कर्व ड्रा करूं इसके बिल्कुल ऊपर, तो वो क्या होगा, वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि उसमें y और x दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाता जाएगा उतना ही उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा ये कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब ये है, आपने कभी देखा है ना चांद, क्रीसेंट चांद, वो जो पहली का चांद होता है वो एक साइड पे बेंड होता है, लेकिन किस साइड पे होता है वो, यानी बाहर की तरफ निकला नहीं होता, अंदर की तरफ। इस तरह जिस तरह सी है, जिस तरह क्रीसेंट है, ये दोनों जो हैं ये इंडिफरेंस कर्व की तरह है। ये अंदर की तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट होते हैं, ये अंदर की तरफ से थोड़ा सा उनका दबाव होता है। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन वो जो ग्राफ पे जीरो का पॉइंट होता है उसको इंडिफरेंस कर्व का ओरिजिन कहते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के इसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, डोंट यू वरी। अच्छा, द टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमने तो ये एज्यूम किया है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होती है, तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो डिफरेंट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। And the indifference curve will never touch axis at it shows the zero amount of one commodity in the combination which is not according to the theory। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व कभी भी y एक्सिस को नहीं टच कर सकता, ना ही x एक्सिस को टच कर सकता है, क्योंकि अगर वो y एक्सिस को टच करता है इसका मतलब ये है कि उसमें राइस जीरो होगी और वीट ज्यादा होगा। अगर वो x एक्सिस को टच करता है इसका मतलब है वीट जीरो होगा, तो फिर तो ये थ्योरी के अगेंस्ट है। हमारी थ्योरी तो हमें ये बताती है कि दोनों चीजों का एक खास अमाउंट में होना जरूरी है। इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या थी? इस थ्योरी को इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया कि ये थ्योरी जो है ये रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक इस सेंस में नहीं है, आप देखें हम अपनी चॉइसेस को जब रैंक करते हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि भाई हम कहते हैं कि ये पेयर ए और पेयर बी जो है ये मुझे उतना ही पसंद है जितना पेयर सी। एक आम जो है कंज्यूमर जो कि नासमझ है, जो कि रैशनल नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। यहाँ जो हमने एक एजम्पशन रखी थी कि कंज्यूमर इज रैशनल, तो वो भी कंज्यूमर, हर कंज्यूमर जो है वो हकीकत पसंदाना और रैशनल नहीं होता। ठीक है, तो और ये कि ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, हमने तो इस थ्योरी को लेके इसलिए आए थे कि भाई सेटिस्फेक्शन जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि मेजर नहीं हो सकती। यहाँ अगेन यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हिक्स ने बड़ा बुरा भला कहा था और उसने कहा था कि भाई मैं अपनी थ्योरी दूंगा जिसमें मैं इसके प्रॉब्लम्स को कवर करूंगा, और वो प्रॉब्लम ये है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी भी जो है वो मेजर नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैं एक नई थ्योरी दूंगा। तो इसने वही, वो जैसे कहते हैं ना कि पुरानी शराब जो है इसने नई बोतल में डाल दी, ऐसा ही किया इसने। सेटिस्फेक्शन लेवल उसी तरह ये मेजर करने की बात करना है, लेकिन मेजर करने इसने सिर्फ ये कह दिया कि ज़्यादा पसंद और कम पसंद उन्होंने मेजर किया था, तो बात तो वही हुई। फिर इसने ये कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सुटेबली, वो आपने पढ़ा ना पीछे एजम्पशन में कि जो भी दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं तो वो सब्सटीट्यूट हो सकें एक दूसरे से बदली जा सकें, तो वो चीज़ें सब्सटीट्यूट हो सकती हैं जो कि डिवाइजेबल हों। जैसे अब राइस और वीट है तो वो केजीज में डिवाइड हो सकती है, दूध है तो वो लीटर में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी, फ्रिज, घर, इन चीज़ों की सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करेंगे? तो ये थ्योरी भी इस चीज़ को मेजर करने में या एक्सप्लेन करने में नाकाम रही कि जो चीज़ें अनडिवाइजेबल हैं, जैसे अगर मैं कह रही हूँ मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा फ्रिज है, मेरा टीवी है, तो उनको मैं किसके साथ पेयर बनाऊंगी और मैं कहूँगी कि इनकी सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने आधा टीवी छोड़ के दूसरा टीवी लिया,
आधा टीवी छोड़ के आधा फ्रिज ले लिया, ऐसा मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 2 टीवी और 1 फ्रिज इक्वली अट्रैक्टिव हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरेबल कमोडिटीज़ हैं और ये डिवाइजेबल नहीं है। तो इस थ्योरी पे जो मेन क्रिटिसिज्म थी, एक वो ये थी कि कंज्यूमर रैशनल नहीं है, दूसरी ये कि इसमें और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और तीसरी ये कि ये थ्योरी रियलिस्टिक भी नहीं है, और इसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि वो डिवाइजेबल हों, तो वो भी पॉसिबल, यानी सिर्फ डिवाइजेबल गुड्स को ये डिस्कस कर सकता है, नॉन डिवाइजेबल गुड्स को ये नहीं डिस्कस कर सकता है। यहाँ तक तो इंशाल्लाह ठीक है, आपको समझ आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको शायद इस तरह क्लियर ना हो, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के इसकी भेजती हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू, ओके, अल्लाह।